न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। समर्थ बनिए और सफल बनिए, यही आपका ध्येय होना चाहिए। समर्थ बनिए, सफल तो अपने आप बन जाएंगे। तो मित्रों, चल रहा है हमारा चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश का इतिहास की आज आखिरी क्लास है, मतलब शाकंभरी के चौहान वंश की आज आखिरी क्लास। आज हम चौहान वंश को पूरा करते हैं। तो चौहान वंश के इतिहास में हमने पढ़ लिया है, हमने जान लिया है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ, जितने भी चौहान शासक आए उन सभी शासकों में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रतापी और महान शासक था तो वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ का साम्राज्य शासनकाल कब तक था? विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल था 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी, मात्र 10 साल। लेकिन मात्र 10 साल में इस व्यक्ति ने जो कर दिखाया वो किसी और के बस की बात नहीं है। तो इनके बाद अब शासक बने अपर गांगेय। कौन बने? अपर गांगेय। अपर गांगेय 1163 में शासक बने, लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज प्रथम थे परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज, जिनके पुत्र थे अजय राज। वो थे पृथ्वीराज प्रथम, यह है पृथ्वीराज द्वितीय। लेकिन ये किसके पुत्र हैं? ये पुत्र हैं जगदेव। जगदेव को पितृहंता, चौहानों का पितृहंता, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। यह दोनों भाई थे। इनने अपर गांगेय को हराकर या मारकर शासन स्थापित कर लिया खुद का 1164 ईस्वी। लेकिन यह भी ज्यादा समय तक नहीं चले और 1169 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई निसंतान। पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी। तो अब शासक बनते हैं सोमेश्वर चौहान। कौन शासक बने? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान 1169 ईस्वी में शासक बने। यह पृथ्वीराज द्वितीय के क्या लगते थे? चाचा। पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा लगते थे, मतलब विग्रहराज चतुर्थ जगदेव इनके भाई थे। अब इनके माता पिता का नाम क्या था? अपने आप याद है, अर्णोराज और कांचन देवी। कांचन देवी वही चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री और कुमारपाल चालुक्य की बहन। अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज को तो हरा दिया था, तो संधि में कांचन देवी का विवाह हुआ था। फिर कांचन देवी की शिकायत पर कुमारपाल से अर्णोराज का विवाह हुआ और उसमें अर्णोराज हार गए थे। अपनी पुत्री जलहन का विवाह किया था कुमारपाल के साथ। तो ये थी इसकी कहानी। इन दोनों से उत्पन्न पुत्र थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का लालन पालन गुजरात में ही हुआ। लालन पालन कहाँ हुआ? गुजरात में कुमारपाल के पास। और ये सोमेश्वर चौहान उन्हीं के दरबार में कार्यरत थे। जयसोम और कुमारपाल के दरबार में कार्यरत थे। कुमारपाल के दरबार में कार्यरत थे।
कार्यरत थे। तो कौन थे सोमेश्वर चौहान? अर्णवराज व कांचन देवी जो चालुक्य राजकुमारी थी के पुत्र थे। लालन पालन इनका गुजरात में हुआ, कुमारपाल के पास ही रहते थे। जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में बड़े होकर वहीं कार्य करने लग गए थे। लेकिन जब इधर अजमेर में कोई बचा नहीं तो फिर सोमेश्वर चौहान को बुलाया गया बैठने के लिए। तो 1169 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे। अजमेर की गद्दी पर बैठे सोमेश्वर चौहान। अजमेर की गद्दी पर बैठे सोमेश्वर चौहान। इनके समय में 1170 ईस्वी में इन्होंने एक शिलालेख लिखवाया है। कौन सा? बिजोलिया का शिलालेख, जिसे क्या कहते हैं? बिजोलिया का शिलालेख। ये बिजोलिया का शिलालेख मतलब क्या है? एक शिलालेख लिखवाया जिसमें चौहानों की वंश का वर्णन, चौहानों के वंश का वर्णन है। और वो शिलालेख भीलवाड़ा बिजोलिया में है। सिर्फ इतनी सी बात है, बिजोलिया में ये शिलालेख मिला, बिजोलिया में ये शिलालेख मिला, इसलिए इसको कहते हैं बिजोलिया का शिलालेख। सिंपल सी बात। किसने लिखा? तो लिखा था, रचना की गुणभद्र, रचना करने वाले थे गुणभद्र। और क्या हुआ? जो सोमेश्वर चौहान थे, सोमेश्वर चौहान का विवाह हुआ था कर्पूर देवी से, कर्पूर देवी से। और कर्पूर देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। अनंगपाल तोमर कौन? दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक थे अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूर देवी, जिनसे सोमेश्वर चौहान का विवाह कर दिया गया था। इनके दो पुत्र हुए थे, दो पुत्र। एक था पृथ्वीराज और दूसरा था हरिराज। एक पुत्र का नाम था, एक बेटा था पृथ्वीराज, दूसरा था हरिराज। अब देख लो, काई सिंपल मतलब काई हो विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव चौहान कवि बांधो खेलो याई कटी बंधु खेलो याई। यहाँ के बाद कौन आयो? अपर गांगेय। अपर गांगेय 1 साल भी न टक्यो और फिर आ गयो पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय भी ज्यादा दंजनदार न रहो और बना औलाद के मर गयो। इनके कोई औलाद न थी, तो इनको शासन बनियो अजमेर को शासन संभालियो किने? सोमेश्वर चौहान। अब सोमेश्वर चौहान कौन था? इनका चाचा। पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे सोमेश्वर चौहान। ये अर्णवराज और कांचन देवी जो चालुक्य राजकुमारी थी, जयसिंह की पुत्री थी, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, कुमारपाल की बहन थी, उन्हीं से विवाह हुआ। तो सोमेश्वर चौहान को पैदा होने के बाद वहीं लालन पालन इनका गुजरात में कुमारपाल के पास हुआ और वहीं उनके दरबार में काम करने लग गए। लेकिन जब इधर कोई अजमेर में उत्तराधिकारी नहीं बचा तो फिर बुलाया गया सोमेश्वर चौहान को। और सोमेश्वर चौहान 1169 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठ गए। 1170 ईस्वी में बिजोलिया का शिलालेख इन्होंने लिखवाया जिसमें चौहान के वंश का वर्णन है। इसकी रचना करने वाले थे वह गुणभद्र। गुणभद्र क्या होता है? जो गुण में भद्र हो,
गुण में सभ्य हो, तो वही गुणवंत था। सोमेश्वर चौहान का विवाह हुआ था कर्पूर देवी के साथ। कर्पूर देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री, दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूर देवी। इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, पृथ्वीराज और हरिराज। अब बात आती है, अब उस समय में गुजरात का शासक बन गया भीम चालुक्य सेकंड। भीम चालुक्य सेकंड। अब भीम चालुक्य सेकंड से ये बर्दाश्त नहीं होता था कि अजमेर की, अब देखिए ये अजमेर और ये अनिलवाड़ गुजरात, इनकी सीमाएं टच होती थी आबू और नागौर में। जब इनकी सीमाएं टच होने लगी ना, तो ये भीमदेव सेकंड से ये देखा नहीं गया। तो एक युद्ध में 1177 ईस्वी में, एक युद्ध में भीम सेकंड ने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। ग्यारह सौ 77 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की हत्या हुई। तो अब सोमेश्वर चौहान का कार्यकाल समाप्त हो गया। कब से कब तक रहे? 1169 से 1177 ईस्वी, लगभग 8 साल। अब क्या होगा? अब इनका बड़ा पुत्र पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठेगा। पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम क्या है ये अब देखेंगे। पहले इसको उतार लीजिए। हाँ, तो अब समझ के देखते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे, अजमेर के शासक बने। कब? सिर्फ 11 वर्ष की उम्र। अब 11 वर्ष की उम्र होती है क्या शासन संभालने की? नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान के संरक्षक, मैंने यहाँ संरक्षिका लिखा है, अगर पेपर में आ जाए संरक्षक तो भी उसका अर्थ यही होगा। तो संरक्षक की भूमिका निभाई इनकी माता रानी कर्पूर देवी ने। रानी कर्पूर देवी ने बड़ी बुद्धिमानी से और योग्यता से अजमेर के शासन को संभाला। इसमें इनकी मदद की मुख्यमंत्री कदम्बवास, या जिनको केमास भी कहते हैं, और सेनापति भुवनमल और कदम्बवास की मदद से रानी कर्पूर देवी ने बड़ी कुशलता से, क्योंकि आप देखिए एक राज्य का अगर राजा मर जाए, राजा मृत्यु हो जाए, और अगर शासक अगला है बहुत छोटा है, एक छोटा बच्चा शासक बन जाए, तो उस पर कौन हमला नहीं कर सकता, कौन उसको जीत नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद कर्पूर देवी ने बड़ी कुशलता के साथ उस शासन को संभाला। तो इससे उनकी योग्यता, उनकी शक्ति का पता चलता है। आखिर वो पृथ्वीराज चौहान की माता थी, तभी तो पृथ्वीराज चौहान जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन एक ही वर्ष में पृथ्वीराज चौहान ने सब कुछ समझ लिया और शासन संभालना अपने हाथ में शुरू कर दिया, शासन संभालना शुरू कर दिया। अब बात आती है चचेरा भाई। पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था नागार्जुन और एक चाचा था अपरकांड। इन दोनों को पृथ्वीराज चौहान शासक के रूप में स्वीकार नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्वयं शासक बनना चाहते थे कि हम इतने बड़े हैं, एक बच्चे को शासक कैसे बनाते, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के सामने कौन कौन सी दिक्कत थी। ये रहे पृथ्वीराज चौहान। अब इसको स्थिति को समझते हैं।
पहला, नागार्जुन और अपर गांगे जो पृथ्वीराज चौहान के शासन का विरोध कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान के शासक होने का विरोध कर रहे थे। वो दोनों नहीं चाहते थे पृथ्वीराज चौहान शासक बना रहे। दूसरा, पृथ्वीराज एक और जाति भंडारक, ये भंडारक सतलज की जाति है। तो सतलज की जाति भंडारक, जिनको विग्रहराज चतुर्थ ने पहले भी बार खदेड़ा था, उसी जाति ने मथुरा, भरतपुर और अलवर यहाँ पर अधिकार करके यहाँ शासन करने लग गए थे। तो एक तो खुद के परिवार वाले पृथ्वीराज चौहान थे, दूसरे भंडारक जाति। अब उस समय और राजा कौन कौन थे? महोबा, ये यूपी में पड़ता है महोबा। उस समय महोबा के शासक थे चंदेल शासक परमर्दी देव। कन्नौज के गढ़वाल शासक थे जयचंद गढ़वाल। और गुजरात अनिलवाड़ में शासन कर रहे थे भीमदेव। पृथ्वीराज चौहान अकेला इन सब से घिरा हुआ था। तो अब कैसे पृथ्वीराज चौहान इन सब का सामना करता है, अपनी मुश्किलों से निकलता है और अपना नाम करता है, ये देखते हैं हम आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार और इस चीज को देख लेते हैं। देखो, 1177 में पृथ्वीराज चौहान शासक बना, लेकिन छोटा था, इसलिए 1 वर्ष तक कर्पूर देवी जो इनकी माता थी उन्होंने शासन संभाला। लेकिन एक ही साल में 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान स्वयं ने अपना शासन, अपने निर्णय लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि अब मैं संभाल सकता हूँ 12 वर्ष की उम्र में। तो 1178 में अब पृथ्वीराज चौहान ने खुद ने शासन संभालना शुरू कर दिया। अब उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके चचेरे भाई नागार्जुन और अपर गांगे उसको शासक बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये तो थी पारिवारिक समस्या। दूसरा, एक भंडारक जाति जो मथुरा, भरतपुर, अलवर, इन पर कब्जा कर लिया था। इनको पहले भी विग्रहराज चतुर्थ ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन ये दोबारा आ गए। महोबा, इधर महोबा के परमर्दी देव चंदेल, इधर है कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल, और यहाँ नीचे गुजरात का शासक भीमदेव, जिसने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। तो अब बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो देखो मित्रों, पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान के सामने सारी दिक्कतें थी। अब उनका सामना पृथ्वीराज चौहान ने कैसे किया, ये समझते हैं। पहले हमने क्या देखा, हर चीज की परिस्थिति देखी कि उस समय परिस्थिति क्या थी, कहाँ पर भंडारक थे, कहाँ पर कौन कौन सा राजा था, हमने सारी परिस्थिति देखी। अब उनका सामना पृथ्वीराज चौहान ने कैसे किया, ये समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में 1223 विक्रम संवत को हुआ था अनिलवाड़ पाटन। ये कहाँ पर है? गुजरात में। यह गुजरात में। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूर देवी। इनको उपाधि दी गई दलमंगल, विश्व विजेता की। इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, या पिथौरा राय, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण किया। इनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा बताया जाता है। इसकी कहानी क्या है, यह भी बाद में पता करें। तो अब आते हैं असली बात। जो नागार्जुन और अपर गांगे थे, इनसे निपटने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कदम्बवास की सहायता से इन पर आक्रमण किया। अपर गांगे और नागार्जुन की हत्या कर दी। कहां पर? गुड़गांव। और गुड़गांव का युद्ध कहते हैं इसको। इनकी हत्या करने के बाद, इनको मारने के बाद, जो सैनिक बचे थे, जो इनकी तरफ चले गए थे, उन सभी को अजमेर लाया गया। अजमेर में उन सब की गर्दनें काटकर किले पर टांग दी गई। अब ये इस बात को बताता है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसके साथ यही हश्र करेंगे, उसका यही हश्र होगा। इस बात को बताता है। फिर 1181 ईस्वी में भरतपुर, अलवर, मथुरा, इस पर जिस भंडारक जाति का था, उस पूरी भंडारक जाति का दमन कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। कब? 1181 ईस्वी में। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने
उस भंडानक जाति का तो समूल विनाश कर दिया, जड़ से ही उखाड़ दिया। यह कहते हैं देखिए। अब पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो अब उसको और ताकत चाहिए थी शासन संभालने की। लेकिन मुख्यमंत्री कदम्बवास जो केमास था, उसके रहते वो नहीं कर पा रहा था। तो उसने कदम्बवास केमास को ही चेंज करके प्रताप सिंह को अपना मुख्यमंत्री बना लिया। मुख्यमंत्री बना लिया। अब देखो मित्रों, ये जो बात है ना कि केमास की जगह किसको बनाया? प्रताप सिंह को। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जब डिटेल में से क्वेश्चन आता है तो यही डिटेल वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको अपना मुख्यमंत्री बनाया, या कदम्बवास की जगह किसको नियुक्त किया, या प्रताप सिंह को क्या बनाया। ये सारी बातें। अब ये हो गया। अब इसके बाद आती है महोबा विजय। महोबा मैंने बता दिया था कहाँ पे है, यूपी में। शासक थे वहां के परमर्दी देव चंदेल। महोबा विजय क्या थी? सिंपल सी है, परमर्दी देव चंदेल की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला कर दिया था। क्या है, पृथ्वीराज चौहान की सेना एक अभियान कर दिल्ली से आ रही थी और वहां पर किसी बात को लेकर परमर्दी देव चंदेल की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चली तो पृथ्वीराज चौहान एक विशाल सेना लेकर आया और उसने महोबा में पास में नारायण पर अधिकार कर लिया और वहां डेरा डाल दिया। फिर हुआ तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के बीच। परमर्दी देव चंदेल के सेना नायक थे आल्हा उदल। तो मित्रों, अब इसकी कहानी क्या है, डिटेल में समझ लो आराम से। महोबा, पृथ्वीराज चौहान की सेना आई होगी, पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा आके ठहरी होगी। किसी बात को लेकर दोनों सेनाओं के सैनिकों के मध्य विवाद हो गया। परमर्दी देव चंदेल की सेना ने उससे आदेश लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला कर दिया। अब सेना कम थी तो बहुत से सैनिक मारे गए। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने किया, अच्छा अब बेटा जो दिग्विजय कर रहा है, बड़े बड़ों को हरा रहा है, उससे बर्दाश्त होगा क्या? तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर आ गया महोबा। वहां उसने वहां के नारायण, एक बड़ी जगह है नारायण, वहां पर अधिकार कर लिया। अब परमर्दी देव चंदेल को चिंता होने लगी कि यार कि अब तो अपन गए काम से। परमर्दी देव चंदेल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था हार मानने के। लेकिन उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज आपके पास तो दो योद्धा हैं, कौन? आल्हा और उदल। कौन? आल्हा और उदल। आल्हा उदल इनकी सेना में ही थे फिर। लेकिन परमर्दी देव चंदेल की किसी बात से नाराज होकर यह चल गए थे जयचंद के पास और जयचंद के वहीं रह रहे थे। परमर्दी देव चंदेल ने क्या किया था, इनके घोड़े थे इनके पास, आल्हा उदल के पास बहुत बड़े घोड़े थे। उन घोड़ों को उन्होंने किया कि तुम मुझे घोड़े दे दो। परमर्दी देव चंदेल, अगर तुम मुझे अपना राजा मानते हो तो मुझे अपने घोड़े दे दो। लेकिन इन्होंने कि महाराज आप हमसे जान मांगो, जान हम दे देंगे, लेकिन घोड़े हम नहीं दे सकते। तो परमर्दी देव ने कहा निकल जाओ फिर मेरे राज्य से, मुझे तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, जो जोश में आके तो खेती। चल गया आल्हा उदल, उनके क्या है, वो तो सैनिक हैं, कहीं पे भी रह ले, सेना नायक। अब नाराज होकर ये तो चले गए। लेकिन अब परमर्दी देव को जरूरत पड़ी आल्हा उदल की। तो आल्हा उदल को बुलाने के लिए भेजा गया एक दूत। अब उस दूत ने वहां जाकर आल्हा उदल को पूरी बात बताई। लेकिन आल्हा उदल ने कि राजा ने हमको निकाल दिया है, अब हमको उस जगह नहीं जाना जहां हमारा अपना अपमान हुआ। उस जो दूत आया था उसको भेज दिया। लेकिन जो आल्हा उदल की मां थी उन्होंने इनको समझाया कि बेटा वो राजा जिसने तुमको शरण दी, जहां तुम सैनिक रहे, हमारी लड़ाई उस राजा से हो सकती है, हम उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी धरती को हमारी जरूरत है तो क्या हमारी जो व्यक्तिगत नाराजगी है वो हमारे देश प्रेम से बड़ी है? आज कोई भी विवाद हो, व्यक्तिगत विवाद है, लेकिन तुम्हारे देश को, तुम्हारे राजा को तुम्हारी जरूरत है।
उससे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो कर्तव्य से ऊपर नहीं। तो तुम दोनों को राजा की मदद करने जाना चाहिए। तो भाई दोनों आए महाराज की मदद करने, अपनी माता की बात मानकर। आलाउद्दौला आए। आलाउद्दौला ने वो युद्ध किया कि मतलब आलाउद्दौला का नाम आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि आला और उदल दोनों हजारों की सेना पर भारी पड़ते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना से युद्ध हुआ ना, तो आलाउद्दौला ने वो आतंक मचाया, वो युद्ध किया कि पूरी सेना घबरा गई थी। फिर पृथ्वीराज चौहान मैदान में उतरे और फिर मैदान संभाला पृथ्वीराज चौहान के उतरते ही पूरी सेना में एक लहर दौड़ गई, क्योंकि 15-16 साल के पृथ्वीराज चौहान का जोश अतुलनीय था। उन्होंने पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। अब पृथ्वीराज चौहान का सामना हुआ था उदल से। अब कहते हैं कि दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का सामना हुआ था उदल से, और उदल जैसे वीर योद्धा को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली आल्हा को, तो आल्हा गुस्से से पागल हो गया और पृथ्वीराज चौहान पर टूट पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को उसने अधमरा कर दिया, लगभग मारने ही वाला था कि पीछे से गुरु आए आल्हा। उन्होंने इसको रोका कि तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि इसे भविष्य में भी बहुत से काम करने, ये एक महान राजा बने। तो अपने गुरु की बात मानकर आल्हा वहां से चले गए। एक कहानी ये भी मिलती, इसीलिए आलाउद्दौला को बहुत ये माता के भक्त माने जाते हैं। आल्हा और उदल वीरता के साथ इनका नाम लिया जाता है। जगनिक, राजा जगनिक कहते हैं, इन्होंने आलाखंड भी लिखा। राजा जगनिक 11 वर्ष कुकर जिए, मतलब कुत्ता जिए, 12 वर्ष सिया, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए और बाकी जीवन धिक्कार। मतलब एक क्षत्रिय जब तक जिए उसमें जोश हुई 18 साल वाले लड़के में जो जोश होता है ना, योद्धा में जोश होता है, वो जोश हमेशा एक क्षत्रिय में रहना चाहिए। अगर वो कम हो गया, उम्र बढ़ गई, बूढ़े हो गए, पूरा जीवन धिक्कार है, तो उस क्षत्रिय में। तो आल्हा और उदल इन जैसे महान योद्धाओं को प्रणाम। तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देवचंदेल को हराकर महोबा पर अधिकार कर दिया। तो देख लो, पहले नागार्जुन अपरगांगे को गुड़गांव के युद्ध में हराया। 1181 में भरतपुर अलवर में भंडान को दमन करके पृथ्वीराज चौहान ने इनका समूल विनाश कर दिया। केमाश के स्थान पर प्रताप सिंह को नियुक्त किया और 1182 ईस्वी में महोबा पर विजय कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे। हाँ, तो अब महोबा के बाद बात आती है गुजरात की। तो गुजरात के साथ कैसे संबंध है? पहला तो गुजरात के राजा भीम चालुक्य सेकंड ने सोमेश्वर चौहान की हत्या की, इसलिए संबंध तो अच्छे हो ही नहीं सकते। लेकिन जो इनके बारे में प्रमुख कारण देखने को मिलता है वो है आबू की राजकुमारी। एक आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी, है ना। भीमदेव उससे विवाह करना चाहता था, सिंपल सी बात है। भीमदेव उससे विवाह करना चाहता था, किंतु इच्छिनी राजकुमारी का विवाह हुआ पृथ्वीराज चौहान से। देखिए, भीमदेव विवाह करना चाहता था इच्छिनी से, लेकिन इच्छिनी चाहती थी पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि भैया जो तांडव मचा रहा था, जो जगह जगह अपना नाम कर रहा था, शादी उससे ही तो होगी ना। तो इच्छिनी का विवाह हुआ पृथ्वीराज चौहान से, और यही बात चौहानों और चालुक्य के मध्य युद्धों का कारण बन गई। चौहानों और चालुक्यों के बीच में कई घमासान और अनिर्णायक युद्ध हुए। इन युद्ध का अंत करने के लिए अब क्या है, चौहानों और चालुक्यों के बीच में कहीं बहुत सारे युद्ध हुए। उन युद्धों का अंत करने के लिए पृथ्वीराज और भीमदेव के मध्य संधि करवाई, जगदेव प्रतिहार। ये जगदेव प्रतिहार कौन था? भीमदेव का मंत्री व सेनापति। कौन सा मंत्री व सेनापति? तो देख लो, एक आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी, भीमदेव इनसे विवाह करना चाहता था, किंतु इच्छिनी का विवाह हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ।
इसी कारण से चौहान और चालुक्यों के मध्य युद्ध छिड़ गया। कहीं घमासान युद्ध हुआ है, लेकिन किसी भी युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं आ रहा। तो पृथ्वीराज और भीमदेव के मध्य संधि का काम किया जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार जो भीमदेव का मंत्री और सेनापति था, उसने इन दोनों के मध्य संधि का काम करवाया। तो यहाँ पर यह हो गई अस्थायी संधि। तो यही था अजमेर और चालुक्यों के मध्य का संबंध। अजमेर के चौहान और गुजरात के चालुक्यों के मध्य यही सब हुआ था। चालुक्यों के मध्य यही सब हुआ। फिर आती है बात अजमेर के कन्नौज। अजमेर और कन्नौज, अजमेर और कन्नौज पहले मित्र थे। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों मौसेरे भाई थे। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज की माता थी आनंदपाल तोमर की पुत्री और जयचंद की भी माँ थी आनंदपाल तोमर की पुत्री। दोनों बहनें थी। तो ये क्या हो गए? मौसेरे भाई। लेकिन जब बात आई आनंदपाल तोमर की गद्दी पर कौन बैठेगा, तो चुना गया पृथ्वीराज चौहान को। बल्कि बैठना कौन चाहता था? जयचंद। तो यहाँ पर जयचंद के मन में ठनक आ गई कि यार कि मुझे गद्दी क्यों नहीं मिली। वो पृथ्वीराज जो मुझसे छोटा है, उम्र में मुझसे छोटा है, उसको गद्दी क्यों मिल गई, ये इन दोनों के बीच में विवाद का कारण बन गया। अब इस विवाद को और भड़काने का काम किसने किया, मतलब किस काम की वजह से हुआ? राजकुमारी संयोगिता। पृथ्वीराज राजों के अनुसार राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से प्रेम करते थे। और एक और कहानी के अनुसार कि संयोगिता को जब पृथ्वीराज चौहान, नाम तो सब पृथ्वीराज चौहान का जानते थे, ठीक है, नाम तो सब पृथ्वीराज चौहान का जानते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब राजकुमारी ने सुना तो एक चित्र बनवा के मंगवाया था। तो उस चित्र को देखकर उन्हें पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हुआ। और जब इस प्रेम के बारे में पता चला जयचंद को, तो जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर रखवा दिया। इस स्वयंवर में उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाई और उसको द्वारपाल की जगह खड़ा करवा दिया। द्वारपाल की जगह। अब यही बात जब पृथ्वीराज चौहान को भाई पता चलेगी तो क्या वो चुप बैठे? और संयोगिता ने भी एक पत्र द्वारा पृथ्वीराज चौहान को इस पूरी बात की खबर दी। तो पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचा, भेष बदलकर। उससे मना की गई थी। पृथ्वीराज चौहान के सारे जो मंत्री थे सबने मना की थी कि महाराज इतनी छोटी सेना के साथ अपने शत्रु की जगह जाना सही नहीं होगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी क्या प्रेम के नशे में गए भाई। और संयोगिता ने जब संयोगिता स्वयंवर में आ रही थी ना, तो सारे राजाओं को छोड़कर जो मूर्ति बनाई थी ना, उसी मूर्ति को वरमाला पहना दी। यह देखकर उसी समय पृथ्वीराज चौहान मैदान में आए, सारे राजाओं को ललकारा कि अगर किसी में भी दम हो तो आओ मुझसे लड़ो। और वहां पे मारकाट करते हुए पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को हरण कर ले गए और उनके साथ गंधर्व विवाह। यहाँ पर एक छोटा युद्ध होता है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर आ जाते हैं दिल्ली। अब कहीं महायोद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान की सेना में बहुत से महायोद्धा थे, जैसे उनके काका कान्हा, चामुंड राय, कुंजन राय और भी जैसे केमास, ऐसे कई योद्धा थे जो पृथ्वीराज चौहान ये जितनी भी विजय पृथ्वीराज चौहान ने पाई ना, उनमें सबसे प्रमुख भूमिका इन्हीं योद्धाओं की थी, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जीता। तो अब बात करें इसकी, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी कमी यही रही। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सी राजकुमारियों के साथ विवाह किया और उन विवाहों को करने के चक्कर में सारे विवाह ऐसे थे युद्ध करके। तो युद्ध करने के कारण पृथ्वीराज चौहान के बहुत से महायोद्धा
उन युद्धों में वीरगति को प्राप्त हो जाता था। तो यह था पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने जान लिया। पहले क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने शुरुआत में अपने परिवार वाले नागार्जुन और अपरगामी दोनों को पराजित किया, फिर भंडारकों का दमन किया, उसके बाद महोबा विजय की, गुजरात के भीम चालुक्य को सबक सिखाया, इच्छिनी राजकुमारी से शादी करके कि मजबूर होकर जगदेव प्रतिहार को संधि करवानी पड़ी दोनों के मध्य, क्योंकि दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। अब आता है अजमेर और कन्नौज की बात में। तो अजमेर और कन्नौज के मध्य संबंध बताई थी। दिल्ली की गद्दी के चक्कर में नफरत पाल के बैठा था भैया कन्नौज का राजा जयचंद। पृथ्वीराज रासों में इनके मध्य प्रेम बताया, किसी और से शादी करवाना चाहता था तो पृथ्वीराज चौहान गए और संयोगिता को हरण करके लिया गंधर्व विवाह कर। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की एक कहानी पूरी हो चुकी है। अब हम चलेंगे पृथ्वीराज चौहान के जीवन में जो असली विलन आया वो था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कैसे बढ़ा आगे, इस पर विचार करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बनने के बाद इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोची। यहाँ गजनी से सबसे पहले वो मुल्तान आए। मुल्तान में भाटी जाति थी, इस भाटी जाति को हराकर इसने मुल्तान पर अधिकार किया। फिर कुछ साल हुआ और फिर इसने इधर से भारत में घुसने की कोशिश की 1178 ईस्वी। लेकिन आबू अनिलवाड़ का युद्ध कहते हैं इसको। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित होना पड़ा भीमदेव चालुक्य से, और यह गोरी की भारत में प्रथम हार थी। पहली बार मोहम्मद गोरी को किसी ने हराया था यहाँ भारत के अंदर। तो यहाँ से हार मानकर अब ये चुपचाप नहीं बैठा, यहाँ से हार मानकर इसलिए इधर से नहीं घुस सकता, तो अब ये यहाँ से इधर पहुंचा। फिर से 3 साल के गैप में 1181 में इसने धीरे से अधिकार किया सियालकोट। सियालकोट के बाद ये आ गया लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब देखो इसका क्षेत्र कितना बढ़ चुका है। ये सभी पाकिस्तान में सियालकोट, लाहौर। लेकिन फिर ये आया भटिंडा। ये कब हो? 86। क्या 1181 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। फिर उसके 5 साल बाद 1186 में लाहौर को जीत लिया, और फिर 1189 ईस्वी में सरहिंद, तबर हिंद, जिसे भटिंडा कहते हैं, उस पर भी अधिकार किया। बस यही भटिंडा पर अधिकार करने से, क्योंकि भटिंडा आता था पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र। जैसे ही वो भटिंडा पहुंचा, अब पृथ्वीराज चौहान ने कि इस पर लगाम लगाने का समय आ गया। तो पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर पहुंचे तराइन के युद्ध में। अब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना। युद्ध बहुत भयंकर चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान के पास इस समय अपने सारे योद्धा, कान्हा, चामुंडराय, कहते हैं कि चामुंडराय ने इस युद्ध में एक हाथी था, उस हाथी पे इतनी तेज वार किया, पहले तो उसकी सूंड काट दी, और एक हाथी के तो माथे पे घोटे के दी, जो हाथी वहीं ढेर हो गया। एक चामुंडराय तो, और एक थे इसके काका कान्हा। उनके लिए कहा जाता है कि उनके सामने अगर कोई मूंछ पर ताव दे दे तो वो उसकी गर्दन उड़ा दे। ये थे। तो इस चक्कर में पृथ्वीराज चौहान ने उनकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी थी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत खास दरबारी था। उसने अपनी मूंछ पर दाव दिया, तो पृथ्वीराज चौहान के सामने काका कान्हा ने उसकी गर्दन उड़ा। और जो पृथ्वीराज चौहान ने पूछा क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे सामने कोई अपनी मूंछों पर दाव दे, ये मैं देख ही नहीं सकता। तो पृथ्वीराज चौहान ने कि ऐसा करते हैं, चलो आपकी आंखों पर अब पट्टी बांध देते हैं, अब आप किसी को देखोगे नहीं तो मारोगे। सिंपल सी बात।
फिर अब युद्ध हुआ। ये युद्ध में थे गोविंद राय। गोविंद राय दिल्ली के गवर्नर थे। गोविंद राय। मोहम्मद गौरी ने भाला फेंका गोविंद राय पर, तो गोविंद राय के 2 दांत टूट गए। गोविंद राय को गुस्सा आया, दांत टूटने पर गुस्सा आया। गोविंद राय ने भाला उठाकर फेंका मोहम्मद गौरी पर। मोहम्मद गौरी के ऐसा वार पड़ा, ऐसा घायल हुआ कि वहीं पर बेहोश हो गया। और इसके बेहोश होते ही इसकी पूरी सेना इसके साथ ही भगली। इसको लेकर इसकी सेना भाग गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जो भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया और उसे जाने दिया। ये पृथ्वीराज चौहान की उदारता को बताता है। ये पृथ्वीराज चौहान मन से कैसा था, ये इस बात को बताता है। चाहता तो पृथ्वीराज चौहान उसी समय पूरी सेना को समाप्त कर देता। अब जो पृथ्वीराज चौहान जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा, तराइन के दूसरे युद्ध में वो मोहम्मद गौरी की सेना से हार गए। सेना थी मोहम्मद गौरी की 1,20,000। तो अब तराइन के युद्ध में क्या हुआ या उससे पहले क्या हुआ, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। तो इतना बड़ा महायुद्ध कैसे हार सकता है, अपनी खुद की गलती से या किसी और की, ये सब देखेंगे हम आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तो कैसे हरा पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर हम तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले की बातों पर विचार करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो योद्धा पृथ्वीराज चौहान के साथ थे वो द्वितीय युद्ध में साथ नहीं थे। क्यों? संयोगिता से विवाह। सबसे पहले ये तराइन के प्रथम युद्ध में जो योद्धा थे वो संयोगिता का जब हरण किया ना, तो युद्ध हुआ था जयचंद के साथ। उस युद्ध में बहुत सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो महान योद्धा थे ना, जिनकी दम पर पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े शासन को संभालता था, वो योद्धा समाप्त हो गए। संयोगिता से विवाह के बाद पृथ्वीराज एक विलासी जीवन जीने लगे। उन्होंने एक महल में बस संयोगिता से जब शादी हुई, ये क्या कहते हैं, मोह। पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता के प्रति मोह इतना अधिक था कि वो एक विलासी जीवन जीना शुरू कर दिया संयोगिता से विवाह कर। कई महीनों तक वो बाहर ही नहीं आए। उन्होंने न सैनिक कार्य देखे न दरबार के कार्य देखे। कई महीने बीत जाने के बाद जब मोहम्मद गौरी दोबारा युद्ध के लिए आया था ना, तब चंद्रबड़दाई ने आकर जगाया था महाराज को कि महाराज क्या कर रहे हो आप? आपका दुश्मन वहां आपकी छाती पर खड़ा हुआ है और आप यहाँ एक ऐसा विलासी जीवन जी रहे हो, ना आप दरबार में आते हो ना सैनिक कार्य देखते हो। तो पृथ्वीराज चौहान को अपनी गलती का उस समय एहसास हुआ और अब वो युद्ध करने के लिए चंद्रबड़दाई ने मोटिवेशन करके कैसे भी करके उनको तैयार किया। अब बात करें मोहम्मद गौरी। तो जब ये एक विलासी जीवन जी रहे थे तो मोहम्मद गौरी लगा था युद्ध की तैयारी। उसने 1,20,000 की सेना, उसने मतलब जितने भी थे, अफगान थे, तुर्क थे और भी जितने भी थे, उन सबको इकट्ठा करके युद्ध के लिए तैयार किया। और मोहम्मद गौरी ने युद्ध से एक दिन पहले, जब युद्ध होने वाला था ना, उससे एक दिन पहले एक संधि प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में लिखा था कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। एक प्रस्ताव पहले भी भेजा था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, एक माहौल बनाने की वो संधि करना चाहते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने लिख के भेजा था कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लें तो मैं आप पर हमला नहीं करूँगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कि तुम जहाँ होना वहीं रहो।
यहाँ आने की गलती मत करना, वरना युद्ध के मैदान में ही सामना हो। तो फिर मोहम्मद गोरी ने कहा था ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरे पास जो भी क्षेत्र है ना, भटिंडा सरहिंद तक, मैं वहाँ तक सीमित रहूँगा, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूँगा, और इसके लिए मैं अपने बड़े भाई से इजाज़त ले लूँगा। तो मोहम्मद गोरी की बातों में आ गए थे पृथ्वीराज। अब जो संधि का प्रस्ताव था तो इनने कि यार युद्ध तो टल गया। तो पृथ्वीराज की पूरी सेना यहाँ रात भर आनंद मना रही थी, वहीं पूरी रात गोरी की सेना तैयारी कर रही थी युद्ध की। सुबह जब ये सब अपने नित्य कर्मों में व्यस्त थे, तभी गोरी की सेना ने आक्रमण कर दिया और सेना संभल नहीं पाई, पूरी सेना अस्त व्यस्त थी। अब सेना संभलने का टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो सेना का नेतृत्व हो पाया, ना सेना एक होती तैयार। हम चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर हमारी तैयारी सही ढंग से नहीं है तो हम उस काम को नहीं कर सकते, उस काम को पूरी तरह कर ही नहीं सकते, चाहे हम कितने भी बड़े योद्धा हों। और ये बात हमको सीखने को मिलती है इससे। दूसरी बात, मोह। अगर आप किसी के भी मोह में पड़ जाते हैं ना, तो वो मोह आपका सिर्फ विनाश करता है, चाहे आप कितने भी बड़े योद्धा क्यों हो। तो ये बात हमको यहाँ से सीखने को मिलती है कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया था। सिर्फ एक मतलब जो दिग्विजयी था, विश्व विजेता था, वो पृथ्वीराज चौहान मोह में पड़कर अपने आप को नष्ट कर दिया, और वही बात कारण बनी इनकी हार। और बात अशुपति और प्रताप सिंह, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ चले गए और उसको हर एक बात बताई। नाट्यरंभा घोड़ा, एक घोड़ा था कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में घोड़ा लिया। अब क्या कर, गोरी की सेना वाले मंजीरे बजाने लग गए, और मंजीरे की आवाज सुनते ही ये घोड़ा नाचने लग गया। तो पृथ्वीराज चौहान समझ गया कि ये भी एक चाल है मुझे हराने की। तो पृथ्वीराज चौहान जैसे ही घोड़े से उतरा तो उस पर हमला कर दिया गया और उससे बंदी बना दिया गया। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या सिरसा के पास कर दी गई थी। क्या पृथ्वीराज चौहान की हत्या सिरसा के पास कर दी गई थी, लेकिन पृथ्वीराज दासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, उसकी आंखों में सलाखें डालकर उसको अंधा कर दिया गया। फिर चंद्रबरदाई यहाँ से गए, उन्होंने एक योजना बनाई। पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर उन्होंने भेष बदल कर गए और पृथ्वीराज चौहान की जो शब्द भेदी बाण विद्या उसकी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है क्या, ये पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाता है, जो ध्वनि सुनकर, सिर्फ आवाज सुनकर निशाना मार सकता है, बिल्कुल सटीक। अब ये बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने सोचा आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। तो यहाँ पर चंद्रबरदाई ने पहले तो दूसरी जगह निशाना किया, फिर चंद्रबरदाई ने एक कहावत बोली, एक मतलब डायलॉग बोला, यूं कह सकते हैं, 4 वास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चो। यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने सटीक निशाना मारा मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी मारा गया। लेकिन यह बात पूरी पुष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी उसके बाद भी जिंदा। तो अगर हम और किताबों का अध्ययन करें, जैसे पृथ्वीराज प्रबंध, हसन निजामी की किताब ताजुल नासिर, मिनहाजुस सिराज, इन किताबों का हम अगर अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि सब में एक बात नोटिस है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया, और बंदी बनाकर फिर कोई कहता है अजमेर ले जाएगा या कोई कहता है गजनी ले जाएगा। तो ये बात इसलिए प्रूव होती है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान की छतरी है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां हैं। कहते हैं कि शेर सिंह राणा, जिसने फूलन देवी की हत्या की थी, वो शेर सिंह राणा गया गजनी, और गजनी जाकर वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लेकर आया था। तो ये बात बताती है कि हाँ, पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया। तो मोहम्मद गौरी जिंदा कैसे बचा? अब बात यहां आती है मोहम्मद गौरी जिंदा कैसे बचा। तो ये बात सुनने में आती है कि जो प्रताप सिंह था ना, इस प्रताप सिंह ने पूरी योजना मोहम्मद गौरी को बता दी, और मोहम्मद गौरी ने अपनी जगह
किसी और को बिठा दिया था, किसी लोहे के पुतले को। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब तीर मारा तो लोहे के पुतले के लगा, उसके 2 फाड़े हो गए। फिर मोहम्मद गौरी ने एक कबर खुदवाकर उसमें पृथ्वीराज चौहान को जलवाया, उसके ऊपर पत्थर जलवाकर पत्थर से मरवा दिया और वहीं पर उसकी छतरी बनवा। तो इतना पता चलता है हमको पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में और क्या क्या आखिरी बात है, ये हम आखिरी में देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बात करें पृथ्वीराज चौहान के अंत के बाद क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? हमीर काव्य कहता है 7 युद्ध हुए। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी वो कहते हैं कि 21 युद्ध हुए। प्रबंध चिंतामणि 23 को बताती है और सुरजन चरित्र 21 को। तो पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र ये दोनों बताते हैं कि 21 युद्ध हुए और हमीर काव्य कहता है कि 7 युद्ध। दरबारी विद्वान कौन कौन थे पृथ्वीराज चौहान के? चंद्रवरदाई जिसको पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं, विश्वरूप विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान का विश्वरूप नाम का एक कवि था। एक था जनार्दन, एक था वागीश्वर, शायद इसका गला बहुत अच्छा हो। वागीश्वरी की उपाधि किसको दी थी? वागीश्वरी रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री को वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी, याद है? जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। अब एक और बात कर लेते हैं। अब ये साहित्य, अब पृथ्वीराज चौहान सिर्फ युद्धों पर ध्यान नहीं देता था, उसके अलावा उसने साहित्य और कला विभाग का अध्यक्ष बनाया पद्मनाभ को। उसने तारागढ़ में संयोगिता के नाम से तरणताल बनवाया। दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने। और सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ जिसका निर्माण करवाया था बीसलदेव चौहान ने, जिसको बाद में अभी यह कर देगा क्या 2.5 दिन का होगा। तो इसमें 85 विषयों के अध्ययन पर बात की गई। 85 विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तो ये सब बात हो गई। अब एक और बात है, जो संयोगिता का व्यक्त क्या है ना, बहुत से इतिहासकार हैं जो संयोगिता के होने पर प्रश्न उठा। बहुत से कहते हैं कि ऐसा हुआ था और बहुत से कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था। तो कौन कौन है जो कहते हैं कि ऐसा हुआ था? तो 2 इतिहासकार हैं। देखो, संयोगिता काल्पनिक, ये कौन कहते हैं? G.H. ओझा और एक है डॉक्टर त्रिपाठी। ये दोनों कहते हैं कि संयोगिता तो सिर्फ एक काल्पनिक है, कोई ऐसा करेक्टर था ही, लेकिन कुछ हैं जो इसको सत्य मानते हैं। उन सत्य मानते हैं एक दशरथ शर्मा और दूसरे आते हैं C.V. वैद्य। ये दोनों कहते हैं कि संयोगिता का करेक्टर था। बस ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। अब इधर बात करें तो इसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने 1192 में अजमेर पर अधिकार कर लिया। फिर पृथ्वीराज चौहान का अल्पवयस्क पुत्र था गोविंदराज को गद्दी पर बिठा दिया गया। गोविंदराज को गद्दी पर बिठाकर मोहम्मद गौरी चला गया। तो हरिराज जो पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई था, हरिराज ने गोविंदराज को हटाकर स्वयं शासन संभाल लिया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का सेनापति था ने हरिराज को हराकर अजमेर पर फिर से अधिकार कर लिया।
तो गोविंदराज तो राज छोड़कर चले गए और वो चल गए रणथंभौर, और रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली गोविंदराज। एक सिक्का मिलता है जिसमें एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है। अब ये बहुत से कहते हैं, इसी बस इसको बेस मानकर ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक गौरी के अधीन रहकर शासन किया, जो संभव ही नहीं है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, जब गोविंदराज शासन कर रहा था उस समय पृथ्वीराज चौहान के नाम से सिक्का चला दिया। तो ऐसे ही बहुत से बातें हैं। तो यह पृथ्वीराज चौहान पूरा हो गया, शाकंभरी के चौहान वंश समाप्त हो गए। अब शुरू होगा रणथंभौर का चौहान वंश। तो मित्रों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताएं। और अगर आपको क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारी समर्थ क्लासेस का ऐप है, आप लिंक में जाकर उस पर क्लिक करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उस पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग सबके टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और उनके साथ साथ उनके आंसर की भी है। तो बिल्कुल आसानी से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मित्रों, ये हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे इसको और बढ़ाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। तो मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें पहले कह दूँ। पृथ्वीराज चौहान चाहे उन्होंने युद्ध हार गए, इसके बाद वो अंतिम हिंदू सम्राट भी थे। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट। सम्राट मतलब वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर पूरे देश में, वो होता है सम्राट। तो वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान थे। उनके बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया जो पूरे भारत पर सम्राट की तरह राज करे। बहुत से कहते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे और ताकतवर राजा पृथ्वीराज चौहान भाई थे। तो कहाँ गए? जब गौरी ने अधिकार कर लिया तो गौरी को हरा सकते थे। अगर वो ताकतवर थे तो हरा सकते थे ना। तो फिर मुस्लिम सत्ता की स्थापना कैसे हो पाती? पृथ्वीराज चौहान के यहाँ हारने का मतलब, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई, स्थापित हो गई। अगर पृथ्वीराज चौहान सबसे ताकतवर नहीं था, वो सम्राट नहीं था, तो फिर गौरी कैसे, मोहम्मद गौरी कैसे सबसे ताकतवर बन गया? उसको हरा क्यों? वो राजा उसे हरा नहीं पाए। आप कहते हैं जयचंद ताकतवर था, तो जयचंद क्यों नहीं हरा पाए? 1194 में जयचंद को हराकर उसकी गर्दन टाप कर किले पर टपवा दी थी मोहम्मद गौरी ने। क्यों? क्योंकि जयचंद एक विश्वासघाती राजा था। उसी के विश्वासघात के कारण ये पृथ्वीराज चौहान की हार है, क्योंकि उसने ही गौरी की सबसे अधिक मदद की पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, क्योंकि अपनी नफरत निकालना चाहता था। तो मित्रों, पृथ्वीराज चौहान चाहे जो भी हो, वो एक वीर विजेता था। पृथ्वीराज चौहान अपने एक तीर से 5 लोहे की शील्ड थी ना, उनको भी पार कर देता था। ये पृथ्वीराज चौहान के भुजाओं का बल था। वो एक सहिष्णु शासक था, प्रजा से प्रेम करने वाला शासक था और सभी का सम्मान करने वाला भी शासक था। लेकिन बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ही शासक बन गए। तो जब हम बहुत छोटी उम्र में शासक बन जाते हैं ना, तो मतलब छोटी उम्र में कोई भी कार्य करें, तो अब छोटी उम्र में हमारे अंदर एक आग रहती है, ऊर्जा रहती है, जिसको संभालने की क्षमता हमें धीरे धीरे आती है। लेकिन इनके अंदर आग इतनी अधिक थी कि वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और उस आग को ठंडा करने का समय मिला था जब संयोगिता से इनका विवाह हुआ। लेकिन इसके कारण, क्योंकि बचपन से ही वो बचपन में ही एक बड़े की तरह व्यवहार करने लग गए थे, तो उनमें जो एक सूझबूझ समझ होती है, एक जो समझ विकसित हो जानी चाहिए, क्योंकि वो गौरी के झांसे में फंस गए। वो गौरी संधि करना चाहता था, इस झांसे में फंस गए, तो मतलब वो उसकी चाल को समझ नहीं पाया।
अगर किसी भी प्रकार से हमारी हार होती है तो उसके जिम्मेदार पूरी तरह हम हैं, कोई और नहीं है, ये निश्चित बात है। तो मित्रों, इस तरह पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर महायोद्धा की अंत हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृति के लिए, सभ्यता को बढ़ाने के लिए भी बहुत से काम किए। अपने जो स्कूल था, विद्यापीठ, वहाँ पर 85 विषयों की पढ़ाई की जाती थी। तो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज समाप्त होता है। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं रणथंभौर के चौहानों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।